पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। हाउस कमेटी बनाना, ये हाउस कमेटी बनाना, ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टीजन है, पार्टियों से ताल्लुक है उनका, कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं। उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। हमने सिर्फ 7 वर्किंग डेज मांगे थे। वो अगर नज़रसानी करते हैं अपने फैसले पे तो फिर हम गौर करेंगे कि हमारा अगला रद्द अमल क्या होगा। बड़ा खुश आइंद समझा जा रहा था जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था और गवर्नमेंट साइड से बहुत सारे लोग चौंक गए थे जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और हुकूमत के इत्तेहादी भी थे। उनका ये मानना था कि वो मुज़ाकरात का फ़ेज़ जब अटेंड किया उन्होंने, हर सेशन में वो हैरान हो गए कि कुछ लोगों के बारे में उनका ख्याल था कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कुछ इत्तेहादी भी हैं, तो बड़े हार्ड लाइनर हैं, लेकिन वो समझते थे कि ये सारे लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं और अपना दिल खोल कर गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, रिटर्न में भी बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन उन मुज़ाकरात के प्रोसेस को नज़र लग गई, तहरीक इंसाफ ने पहले ही अनाउंस कर दिया, तो अब क्या मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ऑफ़र की है, क्या हालात बनेंगे, इन सारी चीज़ों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। 31 जनवरी की डेडलाइन उन्होंने दी थी, 7 वर्किंग डेज का जो है वो इन्होंने कहा था। हम वहाँ पे मौजूद थे जहाँ कमेटी का इजलास था, ये भागे हैं वहाँ से, ये वहाँ पे नहीं आए। अगर ये आते तो इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसका हम जवाब भी देते और तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात होती। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा इजाज़ुल हक साहब बहुत सारे राजों के अमीन हैं। वो इमरान खान साहब को भी समझाते रहे, वो नवाज शरीफ साहब को भी समझाते रहे और बहुत सारी बातें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी कर रखी हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं, क्योंकि वो जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी थी इत्तेहादियों पर मुश्तमिल, उसके भी एक रुकन हैं, उसके भी एक हिस्सा हैं, तो वो क्या राय रखते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जी दोबारा ऑफ़र कर दी। वज़ीर आज़म साहब एग्जैक्टली फरमा रहे हैं कि इलेक्शन 2018 के लिए जो कमेटी बनी थी वो अपना काम करे और फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए भी कमेटी बने और हक़ाइक़ सामने लाएं। एक तो ये वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र कर दी, फिर आपके करीबी दोस्त इरफान सदीकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि यकतरफ़ा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल कर PTI ने ना सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहरा किया बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया है। इसकी ये गाड़ी तो छूट गई है, अब इसे वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI को जान लेना चाहिए कि सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए थे और ना अब किसी मंजिल पर लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदगी और बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपका टेक पहले तो इन ऑफ़र्स पे, दूसरा फिर मुज़ाकरात तातुल क्यों हुआ, अंदर क्या बातें होती थी, सरगोशियाँ, क्योंकि हम जब भी आपको उस कमेटी में देखते थे तो आपके चेहरे पे मानी खेज मुस्कुराहट ही देखी, वो किस बात की होती थी, ये आप बताएंगे आज। सबसे पहले तो ये है कि मैं खुद पर्सनली इससे बड़ा खुश था कि PTI ने इनिशिएटिव लिया था कमेटी बनाने के लिए, हुकूमत की तरफ से नहीं था ये। उन्होंने जाके स्पीकर को कहा, अपनी कमेटी बनाई, स्पीकर ने फिर कोशिश की और बात की हुकूमत के साथ। स्पीकर ने, ठीक है, वो हिस्सा है हुकूमत का इन द सेंस के PMLN के ख़ुद हैं, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये कमेटी बनानी चाहिए, मतलब एक अच्छी बात थी। जब कमेटी बन गई और उसके 3 मीटिंग्स हो गई और तीनों मीटिंग्स बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन मजबूरी उनकी ये थी कि वो इतनी बेख्तियार और इतनी खौफज़दा कमेटी, मैं खौफज़दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ,
वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब 7 डेज से 7 वर्किंग डेज़ में कन्वर्ट किया तो हुक्म ये है जी, हुक्म ये है, हुक्म ये मतलब ये बात की। उसके बाद 5 मरतबा से ज़्यादा उन्होंने कहा इसको रिपीट करें, कॉमा किधर लगाया है, फुल स्टॉप किधर लगाया है, क्या बात की, और फिर इत्तेफाक किया बाद में, क्योंकि जो भी एलामिया गया मीटिंग के बाद वो जॉइंट गया, तो जॉइंट एलामिया में ये बात की गई थी 7 वर्किंग डेज़। अब पहली मरतबा चलो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कहता हूँ कि मेरा ख्याल अगर मैं उनके जूतों में होता ना, इफ़ आई वॉज इन देयर शूज़ पीटीआई के, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मौका ज़ाया कर दिया। ठीक अच्छा, है, हाँ उनको अच्छा। मतलब उनको तो एक उन्होंने तो बॉल ऐसे फेंक दिया था गवर्नमेंट की कोर्ट में कि सारे बैकवर्ड हो गए थे। अच्छा, यानी कि हर कोई डी में चला गया था डिफेंसिव पे। इतना अच्छा खेले। हुकूमत की तरह इतना अच्छा खेले वो, यानी मुज़ाकराती कमेटी में बिठाना और फिर मुतालबात पहुंचाना, जो कि उस पर बात कर लेंगे कि वो तरीक़ेकार और होना चाहिए था, लेकिन उनकी मजबूरी भी आज मैं आपको बताऊंगा क्या है। अगर ट्यूसडे तक वेट कर लेते वो 28 तारीख तक, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना, तो कमीशन बन जाना था। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर कमीशन ना बनता, चलो ना बनता, ठीक। फिर उनको तो अयाशी हो जानी थी, अयाशी इन द सेंस कि उनको तो एक इतना बड़ा मिल जानी थी विकेट खेलने के लिए कि वो जिधर चाहते बॉल मार दे, बाउंड्री से बाहर भी मार देते। आप कह रहे हैं कि वो तो विक्ट्री थी, इन द कमीशन ना बनने की। अगर कमीशन पॉलिटिकल विक्ट्री थी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी ना। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर तो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। इन सारे मामलात में, इन सारे हालात में मुज़ाकरात का और अपोजिशन पार्टी के कायद और बानी इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जब तक वो अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक वो इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस अगर हमारी हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है इकनॉमिक फ़्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ़्रंट पे, तो उनको इससे ज़ाहिरी बात है एक सियासी मुखालफत ज़रूर है, लेकिन उसको ज़ातियात नहीं बनाना चाहिए। आप जब टारगेट करते हैं, आप हमारी पॉलिसीज़ को टारगेट करें। आप कहें कि ये इकनॉमिक पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन उसको फिर ज़ातियात पे लेके जाना और इतनी एक हार्ड लाइनर रखना इज़ नॉट गोइंग टू बोर्ड वेल फॉर हिम और इज़ नॉट गोइंग टू गेट हिम एनीथिंग आउट ऑफ दिस, क्योंकि वो बयानात जारी करते रहें, एक नहीं 1000 मरतबा करते रहें, इदारों के ख़िलाफ़ भी जहर उगलते रहें जिस तरह उगलते रहें, लेकिन उससे उनको ना तो कोई रिलीफ मिलेगा, ना कोई उनको सिंपथीज़ मिलेंगी, और ये अवाम भी यकीन करें तंग आ जाएगी। वो कहेगी कि ये एक ही चीज़ इस इंसान को आती है और ये बार बार यही कह रहा है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये शख्स है कि वो उसी तरह जो है अपनी ज़बान को उसी मुतवातिर तौर पे उसी टोन में इस्तेमाल कर रहा है, उसका यही टोन और टेनर है। तो शायद अपने रवैयों पे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद करें। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू हो रही है, डील की बातें हो रही हैं, नैरेटिव की बातें हो रही हैं, इन बातों में कितनी सदाकत है, वो पसे पर्दा मुज़ाकरात भी अगर हैं तो उनका कोई नतीजा भी निकलेगा या हालात इसी तरह चलते रहेंगे? क्या मुस्तकबिल आप फिर मुज़ाकरात का ये जो बिल्कुल देखिए, बंद गली में मुज़ाकरात चले जो गए, है वो सियासतदानों के साथ तो नहीं हो सकेंगे, वो दूसरी जगहों पे होंगे, और इमरान खान साहब एक और काम कर रहे हैं जिससे उनका ख्याल ये है कि मुज़ाकरात रिज्यूम हो जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी उनके पास है 19 फरवरी की, और 19 फरवरी में यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव है, खान साहब को पता है कि इनकी कमज़ोरी है। अब देखिएगा 8 फरवरी को वो ऐलान कर देंगे एक लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च के वही दिन रखेंगे जहाँ पे चैम्पियन ट्रॉफी चल रही होगी, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि मेरे साथ बात करें, मेरा फ़ोन सुने, तो वो जब इससे प्रेशर डालेंगे तो फिर डेफिनेटली दोबारा डायलॉग रिज्यूम हो जाएंगे। इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि भाई साहब ये चैम्पियंस ट्रॉफी गुजार लेने दें हमें, तो खान साहब इस बात पर खुश होंगे, वो कहेंगे लें जी हुक कर लिया मैंने। छोटे साहब, जब से बैरिस्टर गौहर साहब मिले और अली अमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ से मिले,
उसके बाद से तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों से हम पूछते हैं या जाते हैं बात करते हैं तो वो कह रहे थे बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। वो डेवलपमेंट यही है कि 19 फरवरी अच्छा, आप समझते हैं कि कुछ नथिंग, वो प्रेशर डालेंगे ना लॉन्ग मार्च का, तो उसके बाद उनको तवक्को है कि फिर वो रिज्यूम हो जाएंगे वो डायलॉग्स। जब आमिर मुशर्रफ हुकूमत में होता था तो दुनिया में कहा जाता था कि ये मुश बुश ड्यूओ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जानती थी कि अवाम मेरे साथ हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा उस पर, कोर्ट्स का फैसले उस पर असर नहीं हो रहा है, कोई पाकिस्तानी का असर उन पर नहीं हो रहा था। जहाँ से असर होता था वहाँ से हमने उसको मजबूर करवाना था कि वर्दी उतारो और जमहूरियत वापस लो। तो मुशर्रफ ने अमेरिका का प्रेशर तो ज़्यादा सुनता था, पाकिस्तान की आवाम का काम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका को एक प्रेशर पॉइंट के तौर पे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। लेकिन जब बाद में ऐसे नज़र आ रहा था कि अमेरिकन भी हमारे साथ सच्चे नहीं हैं और मुशर्रफ भी सच्चा नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया। मुशर्रफ साहब के दौर में भी बेनज़ीर साहिबा जब बाहर थी तो मुशर्रफ कहा करते थे ओवर माई डेड बॉडी, हो ही नहीं सकता, कोई डील नहीं होगी, और बेनज़ीर साहिबा जो है वो डील ब्रेक करने में कामयाब हो गई। बिलावल साहब को अगर सुने तो वो कोई और बात करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका भी हमारे साथ नहीं था, मुशर्रफ भी हमारे साथ नहीं था, हमारी दाल नहीं गलती थी, तो हमें फिर अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। कुछ इस तरह की बातें, वो बातें क्या थी? आप क्योंकि मुशर्रफ काबीना के हिस्सा भी थे, बेनज़ीर साहिबा ने भी डील ब्रेक करने में बड़ा रोल प्ले किया। बिलावल साहब का हम एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इधर हमारी कोई बात ही नहीं सुनता था, तो हमने कहा कि अमेरिका से हेल्प ले लेते हैं। बाद में पता चला मुशर्रफ भी हमारा सगा नहीं है, अमेरिका भी हमारा सगा नहीं है। मुशर्रफ की काबीना कहती थी ओवर आवर डेड बॉडी, ये तो डील हो ही नहीं सकती, और मुशर्रफ साहब को भी यही मशवरा देते थे। उन दिनों हालात क्या थे? बीबी साहिबा को अगर आप याद करें, उस डील को याद करें, वो माहौल फिर कैसे बना, और उन मामलात का आज के दिन से क्या नाता आप जोड़ सकते हैं? क्या कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है? देखिए, कनेक्टिविटी की बात नहीं थी। जब इंसान जिस तरीके से आता है हुकूमत के अंदर और जब वो उससे आगे का सोचने लग जाता है तो वहाँ से वो बहक जाता है। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ कि वो आए, एक फ़ौजी थे, डिक्टेटर कह लेते हैं, और उसके बाद उनको ये चाहे प्रेशर था या जो भी था, उनको ये कहा गया कि आप और बेनज़ीर दोनों मामलात तय करें और बाद में आप सदर रहें, वो वज़ीर आज़म रहेगी। 98% ऑफ द कैबिनेट ने कहा कि NRO मत करें, सिवाय 3 बंदों में जो कि शायद उनके साथ थे उस वक़्त, कि उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये होना चाहिए। वो 3 कौन? बाकी सब कहते थे। मुशर्रफ साहब ने भी कई दफ़ा यही बात की थी, ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है कि नहीं होगा। जब एक दफ़ा बात हुई, काफ लीग वालों ने सारों ने जाके कहा, मैं नहीं था उसमें, कि ये आप क्या जी, ये तो सुन रहे हैं कि ये आ रही है, उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी। तो उसके बाद वही मामला तय हो गए। अब उन्होंने ये सोचा यार कि मैं चलो 8-9 साल निकाल दिए हैं, अगले 5 साल जो है वो मैं सिविलियन सदर बन के गुजारूँगा। जिस दिन मुझे ये अफवाह की खबर मिली, मैं गया बहाने से परवेज़ मुशर्रफ साहब को मिलने, ठीक है। हमारी मीटिंग थी लॉ एंड ऑर्डर पे, ये NGOs वगैरह बुलाए हुए थे, तो उनके कैंप ऑफिस में हम मीटिंग कर रहे थे रावलपिंडी में। उसके बाद मैंने उनके ADC को कहा कि जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैंने मिलना है मुशर्रफ साहब से, तो मेरी तुम अलग से मीटिंग करो। और उन्होंने कहीं जाना था, तो वो खड़े हुए थे अपने डेस्क के पीछे ना, अपने ऑफिस में। तो मुझे कहने लगे हाँ बताओ। मैं कहा पहले बैठें फिर मैं बताऊँगा। ये क्या बात है? मैंने कहा बात सिर्फ इतनी है कि मैंने ये बात सुनी है, आई थिंक आई शुड कन्वे टू यू, कि क्या सुना है तुमने? मैं कहा सुना है वर्दी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा सुना है आप वर्दी उतार कर और आप समझ रहे हैं कि आप एक सिविलियन सदर बन के ये चलेंगे, क्या मतलब तुम्हारा? मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा मतलब कोई भी नहीं है, क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस पर एक्सपीरियंस है कि मेरे वालिद के साथ सब आगे यही कहते थे, जनाब कि वर्दी उतार दो, मुस्लिम लीग के सदर बन जाएँ, आप पॉपुलर हो जाएंगे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा उनका सबसे अच्छा काम यही था कि उन्होंने वर्दी नहीं उतारी आखिर तक, लोगों के कहने के बावजूद।
उनका भी शौक़ होगा यार कि मैं उन सिविलियन सदर बन के आगे चलूँ। उनके मुंह से निकला कि प्रेशर भी तो होता है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा मुझे, हाँ एजाज़ा प्रेशर भी तो होता है ना। मैं कहा अगर प्रेशर है तो बेहतर है कि आप प्रेशर लेने के बजाय आप घर चले जाएं इज़्ज़त के साथ। तो बाद में क्या हुआ फिर, वही NRO हुआ, उसमें यही तय था कि आप सदर और मैं वज़ीर आज़म और आप चले आगे। ना उन्होंने अपनी बात रखी ना उन्होंने अपनी बात रखी, और अच्छे भले उस सदर को फिर एक जो इज़्ज़त के साथ कर रहे थे, फिर उस इज़्ज़त के साथ नहीं रुखसत हुए। जहाँ तक प्रेसिडेंट की यूनिफॉर्म का ताल्लुक है, उसके बारे में जो फैसला होगा वो प्रेसिडेंट खुद करेंगे, और मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। पार्लियामेंट में बैठने वाले जानते हैं कि जनाब हमारी तकदीर का फैसला चंद यूनिफॉर्म जर्नैलों के हाथों में है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? आज हम फिर उसके बाद हम कहते हैं जनाब हम जो है वो इलेक्शनों के लिए हम तैयार हैं। इलेक्शनों के लिए हम भी तैयार हैं, अल्लाह के फजलो करम से बाकी भी तैयार हैं, लेकिन इलेक्शनों का जो है वो मकसद क्या है? बेनज़ीर साहिबा का जो है नारो था, या फिर नवाज शरीफ साहब का एग्जाइल पे चले जाना, बीबी साहिबा का एग्जाइल छोड़कर वतन वापस आ जाना, इन सारी चीज़ों में कोई कनेक्टिविटी, कोई आपस में मिलती जुलती चीज़ें, और आज के दौर से इनका कोई लिंक, कोई नाता, कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है? मुशर्रफ साहब की काबीना के लोग कहा करते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता बेनज़ीर साहिबा मुल्क में आए, नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए। बिलावल साहब का एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमने अमेरिका की बात इसलिए मानी, हमारी इधर दाल नहीं गल रही थी। बाद में हमें पता चला ना मुशर्रफ हमारे सगे हैं ना अमेरिका हमारा सगा है। तो बीबी साहिबा ने डील ब्रेक की, वापस आई, उनकी वजह से मियाँ साहब वापस आए। तो अनहोनियाँ तो इस सरजमीन पे हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए कुछ भी हो सकता है, मुआवजा हो सकता है, मुआवजा किसी वक्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुआवजा तो ये आप और मैं उड़ना शुरू कर दें, कुछ भी हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। पहले बात तो ये जहन में रखें आप। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो पॉलिटिक्स थी थोड़ी डिफरेंट थी। वो जब डिज़ास्टर में जाते चुप करके बैठ जाते, वो इंतज़ार करते थे अब टाइप का। खान साहब चुप करके नहीं बैठे, इन्होंने उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने दोबारा इनको इक़्तिदार में लेके आना है। या तो फिर ये इतने ताकतवर हो आपके पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म कर दें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नाम की कोई चीज़ हो ही ना, फिर तो आप हो सकते हैं, फिर आप। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने इन्हीं की मदद से आना है तो आप इतना ज़ख्मी उनको ना करें कि कल आपको कंधों पर उठा ना सकें। तो इन्होंने उनको इतना ज़ख्मी करना शुरू कर दिया, इतना हर्ट करना शुरू कर दिया कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके लिए कोई रास्ता खोल सकेंगे। तो बाकी जो लोग थे ना, मियां नवाज शरीफ थे कि 3 बार इक़्तिदार से बाहर निकले, चुप करके बैठ के इंतज़ार करते रहे अपना टाइम का, इंतज़ार किए, वापस आ गए। और बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डिज़ास्टर से सीखा कि उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि स्टेट के पास ऑप्शन ही कोई ना हो। तो सेकंड ऑप्शन रखें उनके पास, इंतज़ार करें, बैठें और इंतज़ार करें आप। और इंतज़ार करके उन्होंने फ़ायदा, आसिफ अली ज़रदारी देख इंतज़ार करके दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। तो खान साहब वो काम नहीं कर रहे, और ये जो नहीं कर रहे तो ये एक नया मेथड है। अब इस मेथड के अंदर या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर इमरान खान साहब अल्टीमेटली जिस साइड पे वो जा रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है वो फलाह का दरवाज़ा खुल सकता है। तो आपको अल्टीमेटली इस हकीकत को मुल्क को तस्लीम करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा, आइन को मानना पड़ेगा, सियासी हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ले सकते हैं आप, जो महा डाकू थे सबसे बड़े और इन्हीं में से निकले हुए हैं, तो इनमें क्या ख़राबी है? या शाह महमूद कुरैशी साहब को ले सकते हैं आप, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पैदावार है, नून लीग की पैदावार है, तो इन लोगों के अंदर क्या फ़ॉल्ट है? जावेद हाशमी साहब को ले सकते थे आप, तो क्या फ़ॉल्ट है? उमर अयूब साहब आपके पास आ सकते हैं, तो क्या फ़ॉल्ट है? हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान साहब आपके पास आ सकते हैं, तो आखिर इन लोगों में क्या फ़ॉल्ट है, इनमें क्या कसूर है? तो आप ये समझ रहे हैं कि जो आपके साथ मिल जाए वो चोर चोर नहीं रहता, और जो आपके साथ नहीं मिल रहा वो बड़ा डाकू है, चोर है। तो इससे तो मामला नहीं चल सकता। आपको बहरहाल रास्ता वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो महात्मा गांधी ने किया था, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, नेहरू ने किया था इस पूरे रीजन्स के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं कर सके थे। आपके सामने नतीजा, और उसके बाद जो बाकी पार्टीज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम जो है उसका ये मानना है कि शायद कुछ मीटिंग्स इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकराती कमेटी की करवाई गई थी, जिसमें ये सुनने के हालात वगैरह नहीं नस्ब थे, और ऐसे माहौल में कुछ लॉन में मीटिंग्स करवाई गई, और उनका मानना है कि उसके बाद तो हालात ज़्यादा ख़राब हुए। तो हमने पूछा कि क्या वो मीटिंग्स फिर गवर्नमेंट के, सरकार के या रियासत के रिकॉर्ड में नहीं है? इसी बात को तो लेकर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर कहा था
कि सुनते कानों देखती आंखों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे कि हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बगैर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आलात कमरे में फिट नहीं होने चाहिए, सुनने वाले बैठने ना हो। मरहूम तारिक अजीज साहब कहते थे नीलाम घर में, देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वो देखती आंखें जो है वो कैमरे की आंखें देख रही होती हैं, सुनने कान वो माइक्रोफोन और साथ वाले कमरे जो कान लगे होते हैं, बड़े बड़े कान, वो सुन भी रहे होते हैं। सलाम पता नहीं किसका होता है। अच्छा सलाम नहीं पता किसका होता है। इस दौरान जब आप लोगों को, यानी गवर्नमेंट की कमेटी को नहीं पता कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को ख़त्म करने वाली है, तो गवर्नमेंट अपने तौर पर रिटर्न के ऊपर कोई ना कोई डेलिब्रेट कर रही थी, कोई डिस्कशन कर रही थी। वो गवर्नमेंट की कमेटियाँ, उस पर एक मीटिंग भी इन्होंने बुलाई, डिस्कशन भी किया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी सारा, तो वो क्या डिस्कशन हो रहा था गवर्नमेंट के एंड पे? सब कमेटी के एंड पे सब कमेटी बनी, सब कमेटी में जवाब के बारे में सोचा गया। राय तो अपनी अपनी आनी थी ना, ठीक है ना। पॉलिटिकल जवाब तो वैसे ही देना चाहिए था, मैं भी यही समझता हूँ, जैसा उन्होंने पॉलिटिकल दिया। इसमें क्या मसला इस वक्त क्या है? मसला ये है कि नैरेटिव की मार है सारी। बयानिया जो है ना, बयानिया, उस बयानिए ने सारे मसाइल खड़े किए हुए इनके लिए। अब अपने अपने बयानिए को जब तक आप हालात के और हिकमत के तहत तब्दील नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक कि कोई ऐसा इनकलाब ना ले आए कि कोई खुमीनी पैदा ना हो जाए जो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। आप उस बयानी की वजह से आप झिझक रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, तो उस बयानिया की कि जी मेरा बयानिया जो है अगर वो ख़राब हो गया तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लोग कहेंगे देखो जी लेट गया, ठीक है ना। अब आप इस बारे में अगर सोचते रहेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। एक दो पाकिस्तान के बारे में सोच लें यार कि मैं पाकिस्तान की खातिर इतना सा झुक जाता हूँ, चलो ठीक है ना। अब जो ख़त लिखा गया था, चार्टर ऑफ डिमांड्स, सिर्फ बाहर का पैगाम था, अंदर और बात थी। वो पैगाम बाहर देना था कि देखो हम कितना सख्त बातें की, हमने इनको कहा कि तुम्हें मुसल्लत किया गया, हमने इनको ये कहा, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो जवाब भी वैसे ही मिलना था ना, पॉलिटिकल। तो फिर जवाब भी मतलब उतना हिस्सा उस जवाब का पॉलिटिकल ही होना था। आगे जाके बात करते हैं हाँ जी कि ये मसाइल हैं, ठीक, ये वजूहात हैं, या जो भी होता वो उसमें हमें नहीं बात। दोनों मीटिंग्स में सब कमेटी की ये बातें की गई, वहाँ पे लीगल मामला देखे गए कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसका जवाब भी तैयार कर दिया गया। ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। हुकूमत जवाब तैयार किया था, लेकिन फिर उसको मतलब कि फ़ायदा कोई नहीं था बात करने का। कहते ना कि बानी से कोई रिलीफ था उस देखें ये कह रहे हैं ना कि हमारी मीटिंग नहीं करवाई। भाई आप जुमेरात को मुज़ाकरात का ख़त्म कर देते हैं, मीटिंग आपकी करवानी थी मुज़ाकरात के लिए, तो फिर कैसे कमेटी का क्या किरदार है उसमें? क्या आपकी गवर्नमेंट रेडी थी कि उनकी मुज़ाकरात मीटिंग करवाए और वो हालात सारे बंद हों जो मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए हैं? यार कोई हालात कहाँ से, बाहर लॉन में करनी थी ना, उन्होंने कहते लॉन में करवा दें, लॉन में करवाए थे। अच्छा, इस पे आप राजी थे, कन्विंस? माजी में भी कर चुके हैं ना यार, कोई पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, माजी में भी 24 तारीख से पहले भी एक आधी मीटिंग बाहर हुई थी, उसी मीटिंग ने वो सारा मामला ख़राब कर दिया जो कि होने जा रहा था, वो नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है कि उधर क्या बातें हुई हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हर चीज़ होती है, हम समझ रहे होते हैं। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं जी कि हम बात कर रहे हैं, शायद किसी को पता नहीं लगेगा। राइट, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा यहाँ बैठ के करो, आप वहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं, मतलब क्या करते हैं आप, इतना ही लॉन होगा ना। मुज़ाकरात तो एक तरफ हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात की हकीकत कितनी है, और जो कहा जाता है कि दरवाजे बंद नहीं होते, मुज़ाकरात चलते रहते हैं, तो वो नतीजा खेज क्यों नहीं फिर हो पा रहे? या अभी उसमें बड़ा वक्त बाकी है, या कुछ तय ही नहीं हुआ, या कुछ लोग तो कहते हैं कि बड़ी ऑफर्स थी और नहीं मानी गई, तो ये बातें फिर क्या हैं? इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएं और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। अच्छा, ये वो बात है जो उन्होंने खुद बताई थी, फिर आप लोगों तक
कोई डील, कोई ऐसी बात जो ट्रैवल करके पहुंची हो कि क्या ऑफ़र किया गया, कोई बात, कोई डायलॉग? ये तो बात उन्होंने खुद बताई। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुकी हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफ़र्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें, और 2 साल में ये जो इंस्टॉल्ड हैं ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब की, अलीमन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात जब हुई तो उसके बाद पीटीआई सारी एक तासुर ये दे रही थी और डिस्कशन में भी कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट में खलबली मची हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी खलबली मची हुई थी, और कुछ लोगों का ख्याल था कि रेड कारपेट ऐसे ही खिंच जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका टेक क्या है? माजी को भी अगर देखें तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पेशरफ थी। अगर अलग से भी मीटिंग हुई थी तो खुशाइन थी, जो ख़ुद खान साहब ने कहा बड़ी खुशाइन थी। लेकिन वही मैंने कहा ना कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना, सब्र, तहम्मुल, थोड़ा सा सोचना, देखें ना स्टेट्समैन का काम है कि ही शुड लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है ना। अपने नाक से थोड़ा सा स्टेट्समैन का ये काम है कि आगे देखे, ही शुड लुक बिहाइंड द वॉल। ठीक, दीवार को तो हर कोई देख सकता है कि भाई दीवार के पीछे क्या है, ठीक है ना। वो 2 दिन के बाद जो ट्वीट किया, मैं समझता हूँ कि मतलब क्या ट्वीट था वो, अफसोसनाक बात थी कि वो अल्फाज जो उसमें इस्तेमाल किए गए। गुस्सा अपनी जगह होता है, हिकमत अमली अपनी जगह होती है। ठीक, देखें जिन्होंने माजी के अंदर ये नैरेटिव लेने की कोशिश की और उन्होंने समझा कि हमसे गलती होगी, उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया। अगर वही नैरेटिव रखते तो शायद आज वहाँ ना बैठे होते जहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो, और उनकी जमात ने जो पिछले 2-3 साल में विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त की है, जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं, उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है। अब अगर घुमा फिरा कर बात डील के ऊपर आकर ख़त्म होनी है तो ये तो फिर वही दायरों के सफ़र का एक तसलसल है। तो ये जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं की जाएगी और ब्रॉडर एजेंडा के ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाए, मुल्क के जो हकीकी मिसाइल हैं कि हमने जो जमहूरी स्पेस हमने सीड की है वो हमने कैसे वापस लेनी है। मैं वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो तो अब ओदों की दौड़ से बहुत ऊपर चले गए हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके खुद को मनवाया है वगैरह वगैरह। इस तरह की आवाज़ें भी अब आम हो रही हैं। पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं, क्या सब कॉन्टिनेंट के लीडर बनेंगे या पूरे एशिया के बनेंगे? क्या करेंगे? आपकी देखें, जिस घर में रह रहे हैं सबसे पहले तो आपने उसको कंफर्टेबल करना होता है ना उसके अंदर। ठीक है। और अगर ये कह रहे हैं कि जी मैं अब घर से बाहर निकल गया हूँ और मैंने पूरा शहर ठीक करना है, तो ये हो सकता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर तो ये चीज़ें होती हों कि आपने कुछ तामन मुल्क बनाने नए और उसके अंदर आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब तो ये मैनेजर्स का दौर है, आपने नए मुल्क नहीं बनाने, आपने मुल्कों को मैनेज करना सीखना है सर। ठीक है। और मैनेज करने का जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि आप सब लोगों को अपने साथ चला सकें। तो आप अगर अपनी पार्टी को अपने साथ नहीं चला पा रहे अब तक, आपको अब तक ये फैसला नहीं आप कर सके कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रेसिडेंट किसको होना चाहिए और उससे मैंने काम क्या लेना है, चीफ मिनिस्टर जो है उससे सूबा चलाना है या फिर उससे एहतजाज करना है, ये अगर आप फैसला नहीं कर सके और ये फैसला नहीं कर सके कि आतिफ खान से मैंने मिलना है या आतिफ खान को मैंने जेल से बाहर रखना है, और लेट फैसला कर रहे हैं आप, कभी बुशरा बीबी ने चले जाना है, कभी बुशरा बीबी ने वापस आ जाना है, कभी बुशरा बीबी ने प्रोटेस्ट लॉन्च करना है, कभी बुशरा बीबी ने गैरमुल्की खातून बन जाना है। तो जब आप ये फैसला नहीं कर सके तो बड़े बड़े फैसले कैसे करेंगे आप? तहरीक इंसाफ चाहती तो 28 जनवरी तक गवर्नमेंट के जवाब का इंतज़ार करती, और गवर्नमेंट ने 7 वर्किंग डेज मांगे थे तो इंतज़ार कर लेते कि गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद तहरीक इंसाफ को सियासी फतह हासिल हो जाती और उसके नैरेटिव की जीत हो जाती कि देखें ना, कमेटी तो संजीदा नहीं है। कौन सी कमेटी? हुकूमत की कमेटी, वो तो संजीदा नहीं है। लेकिन इस बात का भी इंतज़ार ना किया गया और तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया कि हम तो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, आपने अगर करना है तो फिर कमीशन ही अनाउंस कर दे रात तक। तो ये वाक़यात क्या थे बेसिकली, और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने वाले लोग और जो इत्तेहादी थे गवर्नमेंट की जानिब से, उनकी राय क्या है? 28 आने देते शायद, अगर गवर्नमेंट की हुकूमत तो कल भी ऐलान कर सकती थी। व्हाट वाज अ बिग डील अबाउट इट? वो कहते हैं अभी हमने डेलिब्रेट करना है, पूछना था, मुशावरत का अमल जारी है। 28 आने देते, इसमें क्या आपने इतनी जल्दी में उजलत फिर में ना हमला करते ना, साहबजादा साहब के घर पे हमला ना करते। दे शुड हैव नॉट। आई थिंक देखें उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ हमें एक वो दिया, थ्रेट दिया कि हम आपकी मुज़ाकराती कमेटी की ये हैसियत है कि हम उसके ऊपर हमला करने से भी बाज नहीं आएंगे।
जो उनके मुज़ाकरात थे उसकी बिल्कुल हमने तैयारी की थी और आई विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। इसकी क्या वजह, उन्होंने जुमेरात को ये क्यों किया और ये मंगल को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इसकी अनाउंसमेंट को लेकर जल्दबाजी में क्यों थी, या उन्हें पता था कि आप उनकी बात फुलफिल नहीं, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे या ये मुझे नहीं पता कि क्यों कॉल ऑफ किया, लेकिन जिस तरह माजी के अंदर जो हमने ट्रेंड देखा है इनका कि ये किसी चीज़ पे समझते हैं, एग्री करते हैं और बाद में फिर यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न इन द सेंस कि रिवर्स कर देते हैं उसको। यानी जितनी लॉन्ग मार्चें देखें आप, जितनी की हैं, हर एक से पहले इनकी निगोसिएशंस हो गई हैं, बातचीत हो गई, इनको अच्छी ऑफ़र्स दी गई हैं। पहली लॉन्ग मार्च से लेकर जिसका जिक्र किया था हमने कि 21 मई को 25 से 29 के दरमियान करनी थी। 21 मई को इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कह दिया गया था कि इसको पोस्टपोन कर दें, IMF के मुज़ाकरात होने दें, हम असेंबली तोड़ देंगे। ये 2023 की बात बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। PMLN को यानी PDM जो थी उस वक्त की, उनको भी कन्वे कर दिया था, जिसमें ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और मतलब ये करना था कि इलेक्शन भाई अनाउंस हो जाएंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन आता है इमरान खान का। वही किस्सा जो था सारा, वही बात। अच्छा, उनको फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि बैक ऑफ कर जाती है तहरीक इंसाफ उसमें। अब उसी तरह से जिस तरह उनमें से इन्होंने बैक ऑफ किया, इसमें से बैक ऑफ कर दिया। अब किसने जाकर ये कहा? खान साहब ख़ुद जो हैं, इमरान खान साहब PTI के बानी, वो ख़ुद अगर उनको जाकर कोई बात समझाए कि यार मतलब लॉजिकली, तो वो समझ आते हैं। अब ढूंढना उस शख्सियत को है जो जाके यू टर्न करवाता है, वो कौन है? अब मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो हमारे साथ इनकी हायरार्की बैठी थी उसमें से कोई नहीं है। अच्छा, ये फेयर लोग हैं? वो सब चाहते थे उनके दिल पे हाथ रख के कहें, आप जाकर कहें कि यार सच से बताओ, तुम चाहते थे कि बातचीत से मामला आगे चले? स्वाय एक के सारे कहेंगे जी बातचीत से। वो एक कौन है जो बार उसको छोड़े ना, अब जो हार्ड लाइनर भी है? मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, बस सब ने यही कहना था जी कि हाँ मुज़ाकरात ही रास्ता है, और है भी रास्ता मुज़ाकरात ही। General Musharraf's bid to seek re-election from the same parliament, either with uniform or without uniform, it has no legs constitutional or legal to stand on. Even General Musharraf does not have legal legs to stand on for contesting elections for president from the next parliament. अमेरिकी सदर का कोई ख़त भी आया था, वो किसी आर्काइव में पड़ा भी हुआ है, और वो कहते थे कि हम बेनज़ीर साहिबा को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं, और फिर ऐसा ही किया गया। ये क्या वाक़यात हैं और इन वाक़यात में कितनी हकीकत है? बेनज़ीर आप कह रहे हैं कि डील ब्रेक करने में आर्ट और इंटरनेशनल लॉबी को इस्तेमाल करने में बहुत बेहतर, और इसी तरह नवाज शरीफ भी बहुत बेटर थे अगर मौजूदा सिनेरियो को देखें आपकी दानिश में। नहीं देखें, दोनों का मतलब डिफरेंट थे जो मामलात हैं ना। नवाशी वाला केस और था कि वो अंदर थे और उन्होंने फिर एग्जाइल में जाना था। बेनज़ीर एग्जाइल में थी तो उसने अंदर आना था। ठीक है ना, ठीक है। और उसने मतलब कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब पढ़ लें आप, उसमें सारा लिखा हुआ था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और उसने कहा मैं रात को 2 बजे उठा के कहती थी मुशर्रफ साहब को कि ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। बीबी साहबा कहती हैं कि मैं जब मुशर्रफ उसके चीफ जस्टिस के घर पे झंडा लहराया और कहा मेरा चीफ जस्टिस है, तो नेग्रो पोंटे का फ़ोन आ गया और वहाँ से मसाइल बढ़ गया, आप स्क्रिप्ट से हट रही हैं, तो इस तरह की बातें भी बीबी साहब खुद रिकॉर्ड पे लाई। नहीं तो होंगी ना, उस वक्त मतलब थे उनके मतलब ताल्लुकात थे। दोनों दफ़ा देखें, जब वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तब भी जब तक रेगन का ख़त ना आता तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन रही थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में होता ये है कि पहले प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेता है, फिर सूबे वाले लेते हैं अमूमन। हाँ जी, वहाँ पे सूबे को पहले हल्फ दिलाया गया, फिर प्राइम मिनिस्टर को दिलाया गया, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती तो नवाज शरीफ कभी भी ना बनता। उसने प्राइम मिनिस्टर बन के इन्फ्लुएंस से 4 बंदे इधर के इधर करने थे, ना उसके पास थी मेजॉरिटी ना इनके पास थी मेजॉरिटी उस वक्त।
तो रेगन का क्या खत था जी एग्जैक्टली? रेगन ने लिखा गुलाम इसहाक खान साहब को, आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, जाकर देख लें। उसने कहा कि वी वुड लाइक टू सी बेनज़ीर का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वुड लाइक टू इनवाइट हर फॉर अ स्टेट विजिट टू, ऐसा कुछ अल्फाज थे, मैंने कहीं देखा भी हुआ था, लेकिन वो अभी भी पड़ा होगा अवान सदर में। सही, तो अभी आपके ख्याल में ये नहीं है कि वो इतना प्रेशर था, अगर वो ना चाहते तो ना भी करते वो, मतलब ऐसा कोई नहीं आना था। उन्होंने कहा चलो यार एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया तो हम इसको पूरा कर दें, शायद आगे कोई फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली दफा ये 2 दफा जब हम निकले तो हमारी क़यादत के इदारों के साथ राबिते होगी, जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से राबिता नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2 दफा हम निकले तो हमारी क़यादत आपके हेलीकॉप्टर में थी, इस दफा मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं चाहूंगा। ये जो टीम शफल उन्होंने की केपी में से भी कुछ अपने करीबी लोग जो थोड़े हार्ड लाइनर हैं वो लेके आए, जैसे महमूद खान अशरकज़ई साहब ने एक, जैसे मरीज होता है ना, इलाज ना हो रहा तो डॉक्टर बदल लेता है, तो उन्होंने अपना डॉक्टर बदल लिया। उनका ख्याल ये है कि इससे इलाज मेरा ठीक हो जाएगा। सिंपल है। आप कह रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो नई टीम आई है ज़्यादा बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेगी। जो पहली टीम थी उसमें गंडापुर साहब थे, सीएम थे, और जैसे तैसे भी चले रो पीट के वो कुछ ना कुछ कर लेते थे। इनके हाथ में कुछ नहीं होगा, ये देखिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये डिजास्टर की तरफ चला जाएगा क्योंकि हार्ड लाइनर है तो शायद ये नुकसान करें, और वहाँ से लोग नहीं निकलेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, ये बड़ा जोर लगाएंगे देखिएगा। और खान साहब का ख्याल ये कि गंडापुर नहीं कर सका तो ये कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कर सकते। लोग आज तक इमरान खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब नहीं हो सके थे, अडयाला जेल से बाहर बैठे रहते थे, अंदर नहीं घुस सकते थे सारा, यानी जो पहला मरहला था आप वो अबूर नहीं कर सके, तो इतना बड़ा इंकलाब कैसे लेके आएंगे आप? अब सर मुज़ाकरात का क्या देख रहे हैं, कोई पसे पर्दा भी मुज़ाकरात थे? मालूमात मेरी जो हैं वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहती है ना कर सकती है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर वो करना, उसकी मर्ज़ी तब्दील हो सकती है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है वो तब्दील नहीं हो सकती। यानी अभी वो नहीं करना चाहती तो होता कल कर ले, ये मर्ज़ी की बात है, लेकिन उसकी कंपल्शन ये है कि वो नहीं कर सकती। नहीं इस वजह से कर सकती कि अगर आपने इस जुर्म को जो रियासत ने हमें बताया है, और हमने कुछ अपनी आंखों से भी एनेक्डोटली देखा है, और हम इस समझने से कासिर हैं कि एक जमात के इतनी बड़ी तादाद में लोग जिसको वो डिसोन भी नहीं करती, चाहे 19 लोग जो हैं वो केसेस उनके फारिग हो जाएं, या जो लोग जेल के अंदर हैं उनको डिसोन नहीं करते, वो कहते हैं हमारे वर्कर हैं। फिर उनका चीफ मिनिस्टर जब ये कहता है जी कि ठीक है वो गुमराह हो गए थे, तो इन्हीं के लोग हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक जमात के लोग कैसे इन जगहों के ऊपर पहुंच गए। दो ही उसके हैं, या तो उनके पास ऑलरेडी कोई डिज़ाइन मौजूद था, या फिर उनको कोई डायरेक्ट कर रहा था। इतनी बड़ी तादाद में जमात को अगर कोई डायरेक्ट कर रहा था तो फिर जमात तो आपके हाथ में ना रही ना। लिहाजा मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि 9 मई जो है वो कोई रियासत ने मैनिपुलेट किया था। तो रियासत इतने बड़े जुर्म को अगर छोड़ दे तो फिर तो रियासत का तसव्वुर जो है वो आप उसको रीडिफाइन कर दें। मुज़ाकरात का फिर मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कोई बर्फ़ पिघली है किसी जगह, को पसे पर्दा भी कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, या आप समझते हैं कि बस नहीं, कुछ ऐसा नहीं है? देखिए, पहली बात तो इस बात पे कोई यकीन करे ना करे, दोनों इतराफ़ से डिनाई करते रहें, दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बेशक ना करते रहें, वो भी कहें ना हम नहीं करते, वो भी कहें हम नहीं करते। वो अच्छी भली एक जो मुलाकात हो गई थी, अच्छी हुई बुरी हुई, लेकिन एक दफ़ा उसने जो आपने बात की परेशान तो किया था ना, कि नहीं किया, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी वो ट्विटर पे बैठ कर तो उंगलियां हिलाने की, या आपका पता नहीं हैंडल भी कौन कर रहा है ट्विटर। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हिकमत अमली बेहतर करें, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की खातिर सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा नीचे आए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑफ़र दी है तो उसको ग्रैब करें। अगर ये बनी गई थी कमेटी तो 28 तारीख तक वेट कर लेते। अगर किसी ने कह ही दिया था कि 24 तारीख से पहले कि यार ये मामला थोड़ा आगे कर दो, तो उसके बाद हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी, कोई तुम्हारे बंदों को छोड़ देंगे, या जो भी तुम्हारी एक आधे उसमें बेल हो जाएगी, जो हो भी गई थी बाद में, तो मतलब वही बेहतरी का रास्ता है ना। वो नैरेटिव को उठा के और पॉपुलैरिटी को उठा के हमने कहाँ लेके जाना है? ये सरजमीन अनहोनियों की सरजमीन है। यहाँ हाकिम वक्त जेल चले जाते हैं कई दफ़ा,
और कई दफ़ा जेल वाले लोग वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं। कई दफ़ा कुछ लोग तख्ता-ए-दार पे झूल जाते हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सूरत में। मुज़ाकरात का अब नतीजा क्या निकलेगा, ये दोबारा शुरू होंगे नहीं होंगे, पसे पर्दा मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर वही बात जो अक्सर इस स्टेट को समझने वाले लोग करते हैं कि मुज़ाकरात के दर कभी बंद नहीं होते, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, इसके लिए आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।